नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि शराब पीने की वजह से कौन-सी दिमाग की बीमारियाँ हो सकती हैं, कौन-सी आम तौर पर पाई जाने वाली न्यूरोलॉजिकल या ब्रेन डिसऑर्डर्स, डिसीज़ेज़ शराब बहुत ज़्यादा पीने की वजह से होती हैं। तो आइए इस पर अब आपको आगे बताता हूँ। शराब पीने की वजह से होने वाले न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज ऐसे होते हैं जिसमें शराब की वजह से ब्रेन की नर्व्स पर और ब्रेन पर भी जब बुरे प्रभाव पड़ते हैं तो उन बीमारियों को ही न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज कहा जाता है। नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, कई सारे जो भी नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं उन पर शराब का असर पड़ सकता है। कॉमन बीमारियां जैसे कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, डिमेंशिया, अल्कोहलिक न्यूरोपैथी, वर्निके कॉर्साकॉफ सिंड्रोम, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से होती हैं। शराब को वैसे तो लोग अक्सर सोशली या बहुत ही ओकेजनली ही पीते हैं, पर शराब के साथ बहुत सारे रिस्क जुड़े होते हैं। शराब पीने से ना ही सिर्फ बॉडी पर नर्व्स और मसल्स पर बहुत बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि अल्कोहल एक एडिक्टिव सब्सटेंस होता है, मतलब इसकी लत पड़ सकती है। इसलिए कई महीनों और सालों तक बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से इससे बहुत सारे सीवियर सिम्टम्स आ सकते हैं, जानलेवा लक्षण डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि लत जो है वो धीरे धीरे शराब की ज़रूरत को बढ़ा देती है और वही असर जो पहले थोड़ी शराब पीने से आता था, अब व्यक्ति को ज़्यादा शराब पीने से वही असर आने लगता है। तो ऐसे में व्यक्ति दिन ब दिन ज़्यादा शराब पीता है और इस वजह से शरीर और दिमाग पर पड़ने वाले असर शराब के बढ़ते जाते हैं। आम तौर पर लोगों को यही लगता है कि शराब पीने से बस थोड़ा नशा होता है, जिसे इंटॉक्सिकेशन कहते हैं, ड्रंकननेस जिसे बोला जाता है। पर असल में दिमाग और शरीर में सिर्फ नशा नहीं आ रहा होता, बहुत कुछ हो रहा होता है। बहुत सारी दूसरी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि कुछ कॉमनली पाए जाने वाले कंडीशंस होती हैं जिसमें आती हैं मेमोरी लॉस, सीजर्स मतलब कि दौरे पड़ते हैं, सर दर्द होता है, मेमोरी ब्लैकआउट हो जाता है, पेशेंट को लगता है कुछ चीज़ें उसे बिल्कुल याद नहीं, एकदम दिमाग से गायब हो गई ऐसा लगता है। कोऑर्डिनेशन इश्यूज आते हैं, लड़खड़ाने लगता है, हैंड आई मोटर कोऑर्डिनेशन नहीं रह जाती, शरीर के ऊपर पूरा बैलेंस नहीं रह जाता, डिहाइड्रेशन हो सकती है और ओवरडोज की वजह से भी पेशेंट कई बार कई कई घंटों दिनों तक सो सकता है। ओवरडोज के भी मामले बहुत देखने में आते हैं। लंबे टाइम तक अल्कोहल का मिसयूज करे जाने से नर्वस सिस्टम में बहुत भारी डैमेज हो सकती है, साथ ही लिवर, किडनी और कुछ दूसरे अंग जो हैं शरीर के, उन पर भी असर पड़ता है। और कई मामलों में ये जो डैमेज है ये इरिवर्सिबल होती है, मतलब इसको बदला नहीं जा सकता इलाज से भी, मतलब अब ये परमानेंट डैमेज हो गई। ज़्यादा शराब पीने से हमारे शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके लेवल्स बदल जाते हैं, मतलब वो कम या ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि थायामीन मतलब विटामिन B1, फोलेट यानी कि विटामिन B9 और विटामिन B6, B12, ये कुछ ऐसे विटामिन्स हैं, केमिकल्स, न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी शरीर में कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से। ये सारे विटामिन्स हमारे नर्वस सिस्टम की और हमारे जो नर्व्स हैं, दिमाग की नसें हैं, उनको सही तरह से फंक्शन कराने में ये विटामिन्स ज़रूरी होते हैं। पर अगर हमारी डाइट में ये विटामिन्स नहीं होंगे या शराब या किसी और वजह से जब इन विटामिन्स की, इन न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन और अवेलेबिलिटी शरीर में कम होगी तो इनसे बहुत जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। तो ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं ये बढ़ सकती हैं, भयानक रूप ले सकती हैं। और अक्सर यही देखा जाता है कि अल्कोहल लेने की वजह से इन विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में, इनके लेवल्स में फ़र्क आ जाता है शरीर में, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां पकड़ जाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्कोहल ने डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली इन विटामिन्स के लेवल को चेंज करके शरीर और दिमाग पर असर डाला है। कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ अल्कोहल की वजह से हो सकते हैं जैसे कि वर्निके कॉर्साकॉफ सिंड्रोम, जिसमें वर्निके एन्सेफेलोपैथी और कॉर्साकॉफ सिंड्रोम नाम की दो बीमारियां पाई जाती हैं। फिर आता है अल्कोहलिक न्यूरोपैथी, अल्कोहल इंड्यूस्ड सेरेबेलर डिजेनरेशन, अल्कोहल रिलेटेड मायोपैथी, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम और साथ ही डिमेंशिया और कुछ दूसरे कॉग्निटिव डेफिसिट्स या कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स।
ये कुछ ऐसी भयंकर बीमारियां हैं जो कि लंबे टाइम तक अल्कोहल लेने की वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस की फॉर्म में डेवलप हो जाती हैं। कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि आदमियों के मुकाबले औरतों को ज़्यादा रिस्क होते हैं। वो अल्कोहल के मिसयूज़ की वजह से ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव दिखाती हैं, जैसे कि नर्व डैमेज बहुत होगा, क्योंकि उनमें अक्सर अल्कोहल के लोअर अमाउंट मतलब थोड़ी मात्रा थोड़ी क्वांटिटी से ही ये असर देखने में आ जाते हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इनमें मेजर कारण होते हैं कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस और बॉडी वेट, मतलब फीमेल्स का ओवरऑल बॉडी वेट लो होता है मेल्स के मुकाबले, उसकी वजह से उन पर थोड़ी मात्रा में अल्कोहल भी ज़्यादा असर डालता है। कई लोगों के लिए तो माइल्ड या मॉडरेट लेवल की ड्रिंकिंग करना सेफ हो सकता है, पर CDC सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो कि US मतलब अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक बहुत कम पीना या बिल्कुल भी शराब ना पीना, केवल दो ही ये तरीके हैं जिससे कि किसी भी तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसीज या वो होने वाला हार्म नुकसान बचाया जा सकता है। मतलब या तो बिल्कुल ना पिया जाए या बहुत थोड़ा सा पिया जाए, शायद महीनों सालों में जाकर 1 या 2 ड्रिंक ही अगर कोई व्यक्ति लेता है। यही तरीका है जिससे कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज को प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे शोध बताते हैं कि लाइफ में थोड़ा टाइम भी अगर किसी ने अच्छा खासा अल्कोहल लिया होगा या वो ओकेजनली भी अगर रेगुलर इंटरवल्स पर लेता होगा, तो भी न्यूरोलॉजिकल डैमेज या उससे होने वाले नुकसान के चांस ज़्यादा रहते ही हैं उन लोगों के मुकाबले जो या तो बिल्कुल नहीं पीते या महीनों सालों में जाके बस एक ही बार पीते हैं। आइए अब बात करते हैं कि ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, ये किस टाइप के होते हैं जो कि अल्कोहल के यूज़ की वजह से डेवलप होते हैं। अल्कोहल के मिसयूज़ की वजह से बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ते हैं ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे। तो सबसे पहली जो बीमारी डिस्कस करेंगे वो है वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ये कंडीशन ब्रेन में थायामीन मतलब विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। थायामीन डेफिशिएंसी उन लोगों में काफ़ी कॉमन होती है जो कि अल्कोहल का मिसयूज़ करते हैं, और आमतौर पर जो लोग थोड़े समय से भी अगर वो ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तो उनमें थायमीन की डेफिशिएंसी देखने में आ जाती है। अब WKS मतलब वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम दो अलग अलग न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस को मिलकर बनती है। पहली होती है वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी। ये एक सीवियर और शॉर्ट टर्म न्यूरोलॉजिकल डिसीज है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं: मेंटल कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूजन बने रहना, सोचने समझने में मुश्किल आना, मसल ट्रेमर्स हाथ पैर कांपते हैं, पुअर मसल कोऑर्डिनेशन हाथ पैर सही से इस्तेमाल नहीं किए जाते, चलने में चीज़ें उठाने में दिक्कत आती है, पैरालिसिस ऑफ नर्व्स दैट मूव द आईज मतलब देखने में आएगा कि एक व्यक्ति की आंखें इधर उधर दौड़ती दिखाई देंगी, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे दिखाई देंगी। एक व्यक्ति का अपने आंखों के मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि आंखों को जो हमारे दिमाग में जो नर्व्स कंट्रोल करती हैं, मसल्स जो कंट्रोल करती हैं, उनमें ढीलापन आ जाता है, वो ठीक से काम नहीं करती। और ऐसे में डबल विजन ये भी एक सिम्टम देखने में आता है, मतलब चीज़ें दो दो दिखाई देती हैं। जैसा कि अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि जब बहुत लोग शराब पीते हैं तो बोलते हैं हमें दो दो दिखाई दे रहे हैं लोग, उसी टाइप की डबल विजन ज़्यादा अल्कोहल के मिसयूज से हो जाती है। दूसरी कंडीशन हुई कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ये एक लॉन्ग लास्टिंग क्रोनिक बीमारी है जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है। ये अक्सर तब डेवलप होती है जब धीरे धीरे वर्निके एन्सेफेलोपैथी के सिम्टम्स चले जाते हैं या वो बहुत थोड़े थोड़े बने रहते हैं। तो पहले वर्निके एन्सेफेलोपैथी आता है और फिर उसके बाद कोर्साकॉफ सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। इसमें सिम्टम्स कौन से होंगे? जैसे लर्निंग और मेमोरी में प्रॉब्लम आएगी, याददाश्त में कमी आएगी, एमनीशिया हो जाएगा। दो टाइप का एमनीशिया होता है, रेट्रोग्रेड और एंटेरोग्रेड एमनीशिया, दोनों तरह के पाए जा सकते हैं। फॉरगेटफुलनेस रहेगी, मेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगी, शारीरिक तौर पे भी फिजिकल कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम आएगी, चलने में मुश्किल होगी, हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, मूड फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं बहुत ज़्यादा, गुस्सा, रोना, हंसना, इन पर व्यक्ति का कंट्रोल नहीं रहेगा, इरिटेबिलिटी रहेगी, चीखना, चिल्लाना, शाउट करना, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और साथ ही कॉन्फेबुलेशन भी सिम्टम देखने में आता है, मतलब जब व्यक्ति को चीज़ें याद नहीं रहती तो वो अपनी कहानियाँ गढ़ता है, बड़ी बड़ी बातें करता है और पुरानी सब उजूल फजूल सी इन्फॉर्मेशन लेकर कुछ ना कुछ कहानियाँ बताता है। तो कॉन्फेबुलेशन मतलब कहानियाँ बनाता है एक व्यक्ति, उसकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट डिसीज आता है अल्कोहलिक न्यूरोपैथी।
अल्कोहलिक न्यूरोपैथी तब होता है जब बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से दिमाग से निकलने वाली पेरिफेरल नर्व्स वो डैमेज हो जाती हैं। मतलब ये ऐसी नर्व्स होती हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैलती हैं, हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक जाने वाली जो दिमाग की नसें होती हैं उनको पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। तो उनमें जब डैमेज होती है उसको अल्कोहलिक न्यूरोपैथी कहते हैं। ये भी परमानेंट हो सकती है क्योंकि अल्कोहल की वजह से अगर बहुत ज़्यादा ली होगी तो लॉन्ग टर्म मतलब परमानेंट चेंजेस आ सकते हैं नर्व्स में। और अल्कोहल की वजह से होने वाली विटामिन डेफिशिएंसीज जैसे कि विटामिन B6, B12, B1, B9, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, इनमें होने वाली डेफिशिएंसीज इस बीमारी को और भी ज़्यादा वर्स कर देती है, इसके प्रभावों को और भी ज़्यादा खतरनाक बना देती है। ये सारे विटामिन हमें चाहिए होते हैं ताकि हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी सही तरह से फंक्शन कर पाए। इसके सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं? जैसे नंबनेस, सुन्न हो सकता है, टिंगलिंग हो सकती है, हाथों और पैरों में नंबनेस मतलब सुन्नपन आ सकता है, टिंगलिंग मतलब कुछ चुभता हुआ, गुदगुदाता हुआ महसूस हो सकता है, प्रिकली सेंसेशंस, चुभता हुआ ऐसा कुछ महसूस होगा, मसल स्पैम्स, क्रैम्प्स पड़ सकते हैं, मांसपेशियों में जकड़न हो सकती है, मसल्स में वीकनेस हो सकती है, मूवमेंट डिसऑर्डर्स, चलने फिरने में प्रॉब्लम, हाथ पैर अपने आप हिलेंगे, ऐसे लगेगा कांपते रहेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। यूरिनरी प्रॉब्लम्स, बॉवल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि पेशाब पर कंट्रोल ना रहे, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाए या डायरिया हो जाए, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। सेक्सुअल डिसफंक्शन जैसे कि इम्पोर्टेंस मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। खाना खाते टाइम स्वेलो करने में, खाने को निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है। स्पीच में प्रॉब्लम आती है, स्लरी स्पीच, इम्पेयर्ड स्पीच हो सकती है। डिजीनेस, बेहोशी सी बनी रहे, चक्कर से आते रहे, वॉमिटिंग हो जाए, नौजिया बना रहे, उल्टी सी महसूस हो, ये सारे सिम्टम्स अक्सर देखने में आ जाते हैं अल्कोहलिक न्यूरोपैथी में। अगली बीमारी है अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम। ये तब होगा जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन कर रहा होगा और फिर अचानक से अल्कोहल पीना बंद कर दे या वो अपना इनटेक ड्रास्टिकली एकदम से बहुत थोड़ा कर दे। और शराब छोड़ने के कुछ ही घंटों के बाद ये सिम्टम्स देखने में आ जाते हैं, 5 से 7 घंटे में दिख जाते हैं। और अगर एक व्यक्ति अचानक से शराब पीना छोड़ेगा तो कई दिनों, हफ्तों तक भी ये विड्रॉल सिम्टम्स बने रह सकते हैं। और यहाँ पर जो विड्रॉल सिम्टम्स की बात आ रही है वो आ रहे हैं न्यूरोलॉजिकल या साइकेट्रिक सिम्टम्स की बात हो रही है। तो इसमें आने वाले सिम्टम्स कौन से होंगे? जैसे कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, फैटीग, थकान, मूड चेंजेस, बॉडी में शेकीनेस हो सकती है, नाइटमेयर्स आ सकते हैं, रात को भयानक सपने आ सकते हैं नींद में, हेडेक की प्रॉब्लम, स्वेटिंग हो सकती है, नौजिया, वॉमिटिंग, इंसोम्निया, नींद की प्रॉब्लम्स, ये सब हो सकती हैं। और अल्कोहल विड्रॉल की एक बहुत सीरियस कंडीशन होती है जिसे कहा जाता है डिलीरियम ट्रिमेंस, ये भी डेवलप हो सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा मेंटल कन्फ्यूजन होगी, सोचने समझने में मुश्किल होगी, विचार ठीक से दिमाग में आएंगे नहीं, और आएंगे तो उनको ठीक से एक्सप्रेस नहीं किया जा पाएगा, लोगों से बात करने में, कम्युनिकेट करने में मुश्किल होगी, अचानक से बहुत तेज मूड चेंजेस आएंगे, हेलुसिनेशंस कॉमनली देखने में आती हैं, बुखार चढ़ सकता है, हाइपरथर्मिया, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा और सीजर्स मतलब दौरे भी पड़ सकते हैं। ये सारे जो डिलीरियम ट्रिमेंस के जो सिम्टम्स हैं ये अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स के साथ भी देखने में आते हैं। ऐसा नहीं ये कोई अलग सी कंडीशन होगी, सिर्फ ये अल्कोहल विड्रॉल के भी सिम्टम्स होंगे, साथ साथ ये मेंटल कंफ्यूजन और ये जो डिलीरियम वाले सिम्टम्स हैं, डिसोरिएंटेशन वाले सिम्टम्स, ये भी देखने में साथ साथ आ जाते हैं। नेक्स्ट एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज है अल्कोहल इंड्यूस्ड सेरेबेलर डिजेनरेशन। हमारे दिमाग के पीछे के हिस्से में, जिसे कि हाइंड ब्रेन कहा जाता है, उसमें एक पार्ट होता है जिसे कहा जाता है सेरेबेलम। उस सेरेबेलम के न्यूरॉन्स में डैमेज हो जाना, उनका मर जाना, ख़त्म हो जाना, उनकी फंक्शनिंग रिड्यूस हो जाना, जब अल्कोहल की वजह से ये सारे असर जब सेरेबेलम में आते हैं तो उसको सेरेबेलर डीजनरेशन कहा जाता है। डीजनरेशन का मतलब यहाँ साफ है कि वहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं, सेल्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। सिर्फ उनकी फंक्शनिंग रिड्यूस नहीं होती, सिर्फ उनके काम करने में अल्कोहल बाधा नहीं डालता, वो न्यूरॉन्स मर भी जाते हैं। सेरेबेलम एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का जिससे कि बॉडी का बैलेंस, बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनता है। तो अगर सेरेबेलम के सेल्स डैमेज होंगे तो शरीर का लड़खड़ाना, शरीर पर कंट्रोल ना रहना, ये सारे सिम्टम्स ज़्यादा देखने में आएंगे।
रिसर्चर्स अभी ये तो नहीं जानते कि ये जो इफेक्ट्स होते हैं सेरेबेलम पर, ये अल्कोहल के डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से होते हैं या ये थायमीन या जैसे कोई विटामिन डेफिशिएंसी है उसकी वजह से होते हैं। पर जो भी सिम्टम्स आते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि एक व्यक्ति को चलने में मुश्किल होती है, स्टेडिली मतलब सही तरह से चल नहीं पाता, अनस्टेडी वॉक होगी, शरीर में कंपन महसूस होगी, पूरे शरीर में मतलब ऊपर का जितना भी हिस्सा है, छाती, पीठ, कमर, पेट, इसमें कंपन महसूस होगी, झटके महसूस होंगे, जर्की मूवमेंट्स होंगे हाथों के, पैरों के, बोलने में मुश्किल आएगी, स्लरी स्पीच जिसे कहते हैं, और आंखों के रैपिड मूवमेंट्स होंगे, आंखें इधर उधर चलती दौड़ती दिखाई देंगी, एक पर्सन एक जगह टिकाकर देख नहीं पाएगा, जिसे निस्टैग्मस कहते हैं। अब बात करेंगे कि अल्कोहल से होने वाली मायोपैथी के बारे में। मायोपैथी मतलब जहां पर मसल्स मतलब शरीर की मांसपेशियों पर असर पड़ता है बहुत ज़्यादा अल्कोहल का, मसल फाइबर्स पर। तो जब मसल फाइबर्स पर शराब का असर पड़े और उसकी कोई बीमारियां देखने में आए तो उसे अल्कोहलिक मायोपैथी कहा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक शराब पीने से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। ये कंडीशन कई बार एक्यूट भी हो सकती है, जिसमें कि अचानक से कंडीशन डेवलप होगी और थोड़े समय तक ही एक व्यक्ति को असर पड़ेगा, और कई बार क्रोनिक भी हो सकती है, मतलब ये लंबे टाइम तक मसल वीकनेस बनी रह सकती है। अल्कोहल की वजह से होने वाली मायोपैथी की वजह से करीब 46% लोग प्रभावित होते हैं, मतलब वो लोग जो कि अल्कोहल लंबे टाइम से ले रहे हैं। और इन्हीं 46% लोगों में मांसपेशियों में होने वाली जो ताकत है उसमें भारी कमी देखी जाती है, जबकि वो लोग जिनमें कि ये मायोपैथी नहीं हुई उनकी मसल स्ट्रेंथ रिलेटिवली बेटर रहती है। तो कौन से सिम्टम्स होंगे? जैसे मसल वीकनेस, दूसरा एट्रोफी मतलब कि मांसपेशियों के वजन में, मांसपेशियों में कमी आएगी, उसमें से फैट का लॉस होगा, मसल मास कम होगा, मसल क्रैम्प्स आएंगे, स्टिफनेस, जकड़न, स्पैज्म, मोच आना, जाम हो जाना मांसपेशियों का, ये सब सिम्टम्स देखने में आएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम के बारे में। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम तब होता है जब एक पर्सन मतलब एक व्यक्ति को पैदा होने से पहले अल्कोहल का एक्सपोजर मिला होता है, मतलब गर्भवती मां के पेट में अल्कोहल के असर की वजह से आने वाले बच्चे पर किस तरह के डेवलपमेंटल या न्यूरोलॉजिकल असर पड़ते हैं उसकी यहां कंडीशन देखी जाती है। तो बच्चे पर जो कि गर्भ में फीटस के स्टेज पर प्रेगनेंसी के दौरान जो ग्रो कर रहा होता है उस पर बहुत सारे रिस्क होते हैं शराब के, जिसमें कि बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है, डेवलपमेंटल डैमेज हो सकती है, बच्चा पैदा होने के बाद बढ़ेगा नहीं, कॉग्निटिव और बिहेवियरल इश्यूज बच्चे में डेवलप हो सकते हैं पैदा होने के बाद, और ये सारे इश्यूज बचपन में किसी भी समय देखने में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पैदा होने के 1-2 साल में देखने में आएंगे, कई बदलाव 4-6 साल की उम्र में आएंगे, कई 8-10 साल की उम्र में देखने में आएंगे, कई बदलाव होंगे, डैमेज होगी जो बचपन से ही देखने में आएंगी। बच्चे में न्यूरोलॉजिकल डैमेज के वजह से डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जैसे कि ऑटिज्म, ADHD जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। इसलिए CDC सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक प्रेगनेंसी के दौरान कितना भी छोटे से छोटा अमाउंट भी अल्कोहल का लिया जाना बच्चे के मानसिक विकास पर घातक हो सकता है, उसके ब्रेन डैमेज कर सकता है। कुछ कॉमन सिम्टम्स जो कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम की वजह से देखने में आते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे बच्चे में बॉडी वेट कम हो सकता है, बच्चे में मसल कोऑर्डिनेशन पुअर होगी, ठीक से बच्चे में चलने डुलने में, अपने सही एज पर बैठने में, दौड़ने में मुश्किल आएगी, हाइपर एक्टिव हो सकता है बच्चा, अटेंशन मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, स्पीच या लैंग्वेज डिलेज हो सकते हैं, रीजनिंग जजमेंट में बच्चे में प्रॉब्लम आएंगी, लॉजिकल थिंकिंग कम दिखाई देगी, विजन और हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और बच्चे के हार्ट, किडनी और कुछ दूसरे अंगों में भी समस्याएं डेवलप हो सकती हैं जो कि क्रोनिक और डिसेबलिंग हो सकती हैं, लंबे समय तक बनी रह जाएंगी। आइए अब इन बीमारियों को डिस्कस करने के बाद बात करते हैं कि ये जो अल्कोहल की वजह से होने वाले न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ हैं ये क्यों होते हैं, क्या कारण बनते हैं इसके, क्यों ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ डेवलप हो जाते हैं। जब अल्कोहल लिया जाता है, शरीर में जाती है, तो वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब ब्लड में उसके पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं जो कि स्टमक मतलब हमारे पेट और स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाती है। फिर उसके बाद ब्लड में जाने के बाद ये लिवर में मेटाबोलाइज होती है, मतलब लिवर में कुछ एंजाइम की मदद से कुछ एक्शन होगी, फिजियोलॉजी चलेगी
जिसके बाद ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगी और फिर ये बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स और ब्लड के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट्स में चली जाएगी। मतलब अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स पूरे शरीर में फैल जाएंगे लिवर से होते हुए। पर ये जो लिवर है ये अल्कोहल को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा थोड़ा करता है, धीरे धीरे करता है। थोड़ा ही अमाउंट है अल्कोहल का जो कि ये ब्रेक डाउन कर सकता है, इसको मेटाबोलाइज कर सकता है। और क्योंकि लिवर थोड़ी ही अल्कोहल का ब्रेक डाउन करेगा इसलिए बाकी की अगर ज़्यादा अल्कोहल ली जाएगी तो वो हमारे खून में दौड़ती रहेगी और अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स में चली जाएगी और फिर इस तरह से उन ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगी। मतलब एक एक्चुअल तरीका जो होना चाहिए वो ये कि थोड़ी अल्कोहल लिवर में जाए और फिर उसका ब्रेक डाउन हो और फिर वो बॉडी में जाकर ब्लड के थ्रू हमारे शरीर से निकल जाए। पर अगर ज़्यादा अल्कोहल होगी तो वो बिना लिवर के द्वारा मेटाबोलाइज हुए शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में चली जाएगी। अब अगर ये अल्कोहल हमारे नर्व्स, मतलब कि हमारा जो सेंट्रल या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसकी बहुत सारी नसें हैं जो शरीर में दौड़ रही हैं, अगर उन नर्व्स पर अफेक्ट कर जाए तो बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, नकारात्मक प्रभाव होंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो कि दिमाग से निकल रही है और हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच होती है, उस पर असर पड़ सकता है। और साथ ही जैसा बताया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब शरीर में दौड़ने वाली मसल्स, मांसपेशियों में, ऑर्गन्स में आने वाली नसें दिमाग की, उन पर असर पड़ सकता है। अल्कोहल का हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये कुछ इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक पर्सन कितना अल्कोहल लेता था, कितना अक्सर एक व्यक्ति अल्कोहल लेता था, मतलब हफ्ते में 2-4 बार लेता था या हफ्ते में एक ही बार लेता था, इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। रोज लेता था, सुबह शाम लेता था, सब पर डिपेंड करेगा। तो फ्रीक्वेंसी और अमाउंट ये दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। किस उम्र में, किस एज पर एक पर्सन ने अल्कोहल पीना शुरू किया इसका भी फर्क पड़ता है। कितने लंबे समय से एक व्यक्ति अल्कोहल पीता आ रहा है, भले थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ही पी रहा हो या ज्यादा अमाउंट में पी रहा हो, उसके जेंडर पर डिपेंड करता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं और साथ ही अल्कोहल की फैमिली हिस्ट्री मैटर करती है। जिन लोगों के फैमिली में पहले से ही कुछ लोग जो कि शराब पीते आए हैं उनमें भी शराब पीने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी और ऐसे में वो उसको जायज़ ठहराएंगे। तो फैमिली हिस्ट्री बिना जेनेटिक रीजंस के होते हुए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही अल्कोहल के अलावा दूसरी जो जनरल हेल्थ कंडीशंस हैं, मेडिकल कंडीशंस या डाइट जो है एक व्यक्ति की, ये सब भी मायने रखती हैं। तो अगर ये सारे फैक्टर्स, ये तो कुछ थोड़े से ही फैक्टर्स हैं, पर इनके प्रेजेंस में अल्कोहल का इम्पैक्ट ज़्यादा देखने में आएगा। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि पर्सन टू पर्सन अल्कोहल के इफेक्ट्स वेरी करते हैं। इसलिए ये कहना कि कोई और व्यक्ति तो लंबे टाइम से पी रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या कुछ हो जाएगा, ये बहुत ही गलत लॉजिक है। क्योंकि दूसरे फैक्टर्स मैटर करेंगे। हर व्यक्ति के अंदर जेनेटिक, बायोलॉजिकल सेम तरह के फैक्टर्स काम नहीं करते, इसलिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा नहीं होता। हर दो लोग अलग होते हैं, इसलिए उन पर पड़ने वाला प्रभाव भी अलग होगा। अब बात करते हैं कि अल्कोहल से रिलेटेड ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज हैं इनको डायग्नोज कैसे किया जाता है। सीधी सी बात है, जितना जल्दी पकड़ में आ जाए बीमारी, जितना जल्दी इलाज शुरू हो जाए उतना अच्छा, ताकि परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज को बचाया जा सके। शुरुआती स्टेजेस पर ही बीमारी के लक्षणों को पकड़ के अगर इलाज हो जाएगा तो जो भी छोटी मोटी डैमेज हुई है उसकी भरपाई की जा सकती है या उसको बढ़ने से रोका जा सकता है। तो पहले जो डॉक्टर है वो आपकी पूरी हेल्थ की हिस्ट्री लेगा, आपके अल्कोहल की हिस्ट्री लेगा, आपके मेंटल हेल्थ की कंडीशंस की हिस्ट्री लेगा। क्वेश्चनेयर्स कराए जाएंगे, सेल्फ रिपोर्ट जो भी सर्वेज क्वेश्चनेयर्स होते हैं, सवाल जवाब होते हैं वो कराए जाएंगे, जो कि डॉक्टर को हेल्प करेगा डायग्नोस करने में। इसलिए ज़रूरी होता है कि ये सारे क्वेश्चनेयर्स, सारे जो भी टूल्स हैं वो ईमानदारी से भरे जाएं, डॉक्टर को ईमानदारी से सारी जानकारी दी जाए, छुपाई ना जाए कि अल्कोहल ले रहे हैं तो कोई गिल्ट है तो इस वजह से छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर ढंग से डिटेल देंगे तो ही डॉक्टर ढंग से डायग्नोस कर पाएगा और ढंग से इलाज कर पाएगा। इसके लिए डॉक्टर कई सारे टेस्ट करा सकते हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी के टेस्ट कराए जा सकते हैं, लिवर के टेस्ट कराए जा सकते हैं, किडनी, हार्ट पर क्या असर पड़ रहा है या क्या उनकी फंक्शनिंग है उसके भी डॉक्टर टेस्ट करा सकता है। एमआरआई, सीटी स्कैन कराना बहुत ज़रूरी हो सकता है, वो भी डॉक्टर रिकमेंड करेगा। साथ ही साथ डॉक्टर आपकी डे टू डे लाइफ को एसेस करेगा, जैसे कि क्या आप अपनी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर पा रहे हैं नहीं, काम को लेकर, घर को लेकर कैसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का स्टेटस क्या है वो चेक करेगा। क्या आप ड्राइव करते वक्त ड्रिंक करते हैं या नहीं और ड्राइविंग कैसी करते हैं ये चेक करेगा। क्या कोई क्रिमिनल हिस्ट्री हुई है आपकी ड्रिंकिंग की वजह से, मतलब कोई मारपीट हुई हो, किसी तरीके का कोई जानलेवा अटेम्प्ट, खून खराबा हुआ हो
या ड्रिंक करके ड्राइव करने के मामले में आपने कुछ सड़क पे कोई एक्सीडेंट किया हो या कोई सेल्फ हार्म मतलब सुसाइडल अटेम्प्ट किया हो, ये सब भी डॉक्टर चेक करेगा। ये देखेगा कि क्या आपको ड्रिंकिंग को लिमिट करने में मुश्किलें आ रही हैं या नहीं, जिसे आमतौर पर बोलते हैं कि विल पावर की कमी कितनी है, ये चेक करेगा डॉक्टर। हालांकि डॉक्टर कोई विल पावर का टेस्ट नहीं करता, कोई ऐसे टेस्ट नहीं होते, पर डॉक्टर चेक करेगा कि क्या अक्सर आपने जब जब प्रोमिस किए हैं खुद से और दूसरों से कि मैं ड्रिंकिंग को कम कर दूंगा या उसकी कंजम्पशन बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, अब मैं नहीं पीऊंगा, क्या आपको ये सब प्रोमिस पूरे करने में मुश्किलें आई हैं? क्या अक्सर आप थोड़े थोड़े टाइम तक छोड़कर फिर दोबारा शुरू कर देते हैं? और ना ही सिर्फ छोड़ने की यहाँ बात आ रही है, लिमिट करने की भी बात आ रही है। अल्कोहल का कंजम्पशन कम करना भी मुश्किल हो जाता है। फिर इसी के साथ कुछ और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपके हेल्थ पर क्या रहे हैं, किस तरीके के और नुकसान आपने झेले हैं, काम धंधे में फाइनेंशियल नुकसान क्या हुए हैं, घर के रिश्तों में क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसी के साथ आपके विड्रॉल सिम्टम्स को भी डॉक्टर चेक करेगा। तो ये सारे चीज़ें चेक कर कर डॉक्टर डायग्नोसिस बना पाएगा कंडीशन के बारे में, और कुछ न्यूरोलॉजिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन करके डॉक्टर सटीक डायग्नोसिस ले पाएगा। और ये सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करना डॉक्टर के लिए ज़रूरी होगा एक अल्कोहलिक की पूरी कंडीशन को जानने में। अब बात आएगी कि अल्कोहल से होने वाले न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस का इलाज कैसे किया जाता है, इनको ट्रीट कैसे किया जाता है। सीधी सी बात, अल्कोहल लेना छोड़ना पड़ेगा। अल्कोहल को छोड़कर ही सबसे अच्छे तरीके से इन बीमारियों से बचा जा सकता है और इन बीमारियों से होने वाली डैमेज को रोका जा सकता है। तो एक व्यक्ति जो बहुत टाइम से अल्कोहल ले रहा है, बीमारी डायग्नोज हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पता चल जाती है, डॉक्टर दवाओं से इलाज शुरू कर देते हैं, उसके बाद अल्कोहल छोड़ने की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। अल्कोहल लेते रहेंगे तो ये बीमारियां बढ़ती जाएंगी। इसलिए जितना जल्द से जल्द अल्कोहल रुकवाने की तरफ अटेम्प्ट्स हो जाएं उतना अच्छा है। इसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर पर एडमिट होना पड़ सकता है, किसी भी मेडिकल केयर फैसिलिटी हॉस्पिटल में एडमिशन जरूरी होगा, खासकर कि तब जब अल्कोहल लेने वाली कंडीशन अभी भी मौजूद हो, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर हो, अल्कोहल अब्यूज जिसे कहते हैं, अल्कोहल डिपेंडेंस हो सकती है, या अल्कोहल को छोड़ने की वजह से आने वाले विड्रॉल सिम्टम्स अगर बहुत ज़्यादा हैं तब तो पेशेंट को एडमिट करना ज़रूरी है। फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलना भी बेहद ज़रूरी है ऐसे में, ताकि अल्कोहल से रिकवर किया जा सके, अल्कोहल को छोड़ा जा सके। कुछ सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन किए जा सकते हैं, जैसे कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस, जो कि हिंदुस्तान में बहुत आमतौर पर अवेलेबल हैं। साथ ही कुछ एनजीओ की मदद ली जा सकती है, काउंसलिंग ली जा सकती है, और ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स भी ज्वाइन किए जा सकते हैं। जब आप धीरे धीरे अल्कोहल लेना छोड़ेंगे तो डॉक्टर आपकी कंडीशन को मॉनिटर करेंगे, सिम्टम्स देखते रहेंगे धीरे धीरे कि कौन से सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कैसे आपकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है, या कई मामलों में कंडीशन खराब भी हो सकती है एकदम अल्कोहल छोड़ने की वजह से। इसलिए डॉक्टर जो है वो आपको ढंग से मॉनिटर करेंगे और उसी हिसाब से आपके ट्रीटमेंट को आगे डिसाइड किया जाएगा। जैसे कई लोगों को दवाओं के साथ साथ काउंसलिंग और लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या जिसे सीबीटी कहते हैं वो ली जानी ज़रूरी हो सकती है। काउंसलिंग लेना बहुत ज़रूरी होगा। तो ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के लिए काउंसलिंग ज़रूरी होगी, कुछ लोगों के लिए बेहद ज़रूरी हो सकती है। फैमिली थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अल्कोहल की वजह से या उस व्यक्ति की वजह से, तो इसलिए लॉन्ग टर्म ये थेरेपीज़ ली जानी ज़रूरी होंगी। फिर इसी के साथ जो विटामिन डेफिशिएंसीज हैं डॉक्टर उनको भी ठीक करेंगे। तो इंट्रावेनस तरीके से, मतलब ड्रिप लगाकर, इंजेक्शन की मदद से थायामीन या जो भी दूसरे विटामिन डेफिशिएंसीज हैं उनको पूरा किया जाएगा। तो ऐसे ही कुछ मेडिकल, साइकोलॉजिकल और कुछ फैमिली और सपोर्ट ग्रुप्स की मदद से इलाज संभव होता है, और इलाज को सही टाइम पर लिए जाने से काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट और रिकवरी हो सकती है। इसलिए सही टाइम पर इलाज लिया जाना ज़रूरी है और लगातार इलाज लेना भी इम्पॉर्टेंट होगा। अब बात आएगी कि लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इन सब बीमारियों के हो जाने के बाद। जैसा कि बताया कि कंडीशन वर्स हो जाएगी, खराब हो जाएगी अगर अल्कोहल एक व्यक्ति लेता रहेगा। इसलिए परमानेंट डैमेज होने के चांस संभव हैं, पॉसिबल है अगर अल्कोहल का कंजम्पशन होता रहेगा। इसकी वजह से डिसेबिलिटी हो सकती है, फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी, क्रोनिक पेन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लंबे समय तक दर्द बने हुए हैं, और साथ ही मृत्यु हो सकती है। इसलिए बीमारी का होना अपने में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, बीमारी होने के बाद शराब पीते रहना एक प्रॉब्लम होगा। तो बीमारी अगर डिटेक्ट हो गई, डायग्नोस हो गई, उसका तो इलाज फिर भी संभव है, किसी ना किसी तरह से कुछ रिवर्सिबल डैमेज होगी, मतलब ऐसी डैमेज जिसको कि रिवर्स किया जा सके।
मतलब फंक्शंस रिड्यूस हुए, बॉडी मेंटल फंक्शंस, उनको दवा से, इलाज से रिकवर किया जा सकता है। पर कुछ डैमेज ऐसी होगी जो इरिवर्सिबल होगी, मतलब उसको बदला नहीं जा सकता। और ये इरिवर्सिबल डैमेज उन कंडीशंस में ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी जिसमें व्यक्ति डायग्नोज होने के बाद भी शराब पीता ही जा रहा है। तो बीमारी अपने में इतनी खतरनाक नहीं, बीमारी के बाद अल्कोहल पीते रहना ये ज्यादा खतरनाक है। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि बीमारियां खतरनाक नहीं है, बीमारियां डेफिनेटली बहुत खतरनाक होती हैं। इसलिए ये नहीं कि शराब पीते रहेंगे बीमारी हो जाएगी, उसके बाद छोड़ देंगे बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा लॉजिक नहीं लगाया जा सकता। बीमारी को प्रिवेंट करना ही सबसे अच्छा तरीका है। बीमारियां ना हो उसके लिए शराब बहुत पहले ही छोड़ दिया जाए, इन बीमारियों के डेवलप होने से पहले, या शराब का इनटेक ना के बराबर कर दिया जाए, यही सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए इस डैमेज को मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है, एक तो अल्कोहल को पूरी तरह से छोड़ा जाए, माइल्ड मॉडरेट ड्रिंकिंग कोई सॉल्यूशन नहीं है, और बैलेंस्ड डाइट लिया जाए क्योंकि अल्कोहल की वजह से बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होंगी। इसलिए दोनों तरह से इलाज लिया जाना जरूरी है या उसको प्रिवेंट किया जाना जरूरी है इन बीमारियों को। बहुत आम तौर पर लोग लॉजिक दे देते हैं कि हम तो थोड़ी सी पीते हैं, थोड़ा टाइम से ही ले रहे हैं, कभी कभी ही ज़्यादा हो जाती है, हमारी टॉलरेंस बहुत अच्छी है, हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम जब चाहें तब उसको छोड़ सकते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं, इन सब से कोई लेना देना नहीं है इन बीमारियों का। अगर आप ले रहे हैं अल्कोहल माइल्ड क्वांटिटी में भी, अगर लगातार ले रहे हैं, तो आपको न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज होने के चांस हमेशा रहेंगे, हमेशा बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा आपके ब्रेन पर कि ये बीमारियां डेवलप हो सकती हैं अगर आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी लंबे समय से अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं। वैसे तो डॉक्टर सीधा तौर पे यही बोलते हैं कि अल्कोहल ना ली जाए, पर फिर भी अगर ज़्यादा है और अगर अल्कोहल छूटती नहीं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में तो अल्कोहल छोड़ नहीं पाते लोग, क्योंकि कुछ जेनेटिक और बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं। कुछ लोगों का नेचर, पर्सनैलिटी ही ऐसा होता है कि उनको अल्कोहल लेने में ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, थ्रिल होती है, और वो छोड़ नहीं पाते। तो इसलिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि सारे लोग छोड़ पाएंगे, प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं, डॉक्टर भी जानते हैं। तो ऐसे में एजुकेट करके खुद को अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल का अमाउंट, क्वांटिटी को जितना लिमिट कर दिया जाए उतना अच्छा है। कम से कम इस तरफ तो बढ़ा ही जा सकता है अगर छोड़ा नहीं जा सकता तो। मतलब या तो बीमारियां डेवलप ना हो, या अगर डेवलप हो गई हैं तो उनसे होने वाली डैमेज को रोके जाने के लिए यही तरीका है कि समझा जाए, सीखा जाए कि कैसे अल्कोहल की कंजम्पशन को लिमिट किया जाए, समझा जाए उसे, तभी इस तरह की बीमारियों से दूर हुआ जा सकता है। तो ये जानकारी जो इस वीडियो में दी, अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें और साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आपको लाभ मिला हो तो दूसरे लोगों से इसको शेयर ज़रूर करें। जो भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, या आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को ज़रूरत हो सकती है, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में, उनको ये वीडियो ज़रूर सुनाएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।